हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका एसएसटी का चैप्टर 7। ठीक है। तो आपका जो सीटेट वाले हैं, अब वो फैक्चुअल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछते हैं। अब वो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन डिटेल में पूछते हैं। और अगर आपको इसके पहले की वीडियो देखनी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में आपका क्या कहते हैं सीटेट एसएसटी का जो भी पार्ट है आपका 6 चैप्टर तक मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप उसे जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है। तो आपका देखिए, आपका 60 मार्क्स का सोशल साइंस आता है और आपका 40 मार्क्स का आपका आता है आपका कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि आपका जो भी थ्योरी वगैरह होता है वो एनसीईआरटी का आपका उसमें से पूछता है। आपका 20 नंबर का आपका आता है पेडागोजी। ठीक है। और अगर मैं ये प्रयास कर रही हूँ कि अगर आपको एनसीईआरटी के बुक से पढ़ा, देखिए आपका जो सिलेबस है ना वो सिर्फ एनसीईआरटी का ही होता है, वो एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं पूछते हैं। और अगर आप एनसीईआरटी के बुक से पढ़ेंगे तो आपका इसके बाहर आपका स्वाभाविक सी बात है कि आपका कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो फिर आपका मार्क्स कटने का कोई रिस्क ही नहीं है, कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक करके, और मैं जो जो भी आपका इंपॉर्टेंट लाइन है उसको हाईलाइट कर रही हूँ। आप उसको पढ़िएगा अपने कॉपी में, नोट्स बनाइएगा। अगर आप नोट्स बनाते हुए चलते हैं तो आपको मतलब आने वाले एग्जाम में रिवीजन के लिए बहुत ही आराम हो जाएगा। ठीक है। और आपका हर एक चैप्टर एक मतलब कि आपस में रिलेट करते हैं। आप अगर कोई भी अभी अभी आप कोई भी क्लास अगर बीच से स्टार्ट करते हैं तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट चैप्टर से, आपके ऊपर कोई वीडियो का कोई बर्डन नहीं है, आप कोई वीडियो का बर्डन मत करके कीजिएगा। एक एक करके चैप्टर को पढ़िएगा, समझिएगा। हाँ, और उसका नोट्स बनाइएगा। तो ये आपको एग्जाम टाइम में आपको काफी हेल्प करेगा। ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हमारा ये 7th चैप्टर है, राज से साम्राज्य। ठीक है। तो में गांव में तो ये सब कुछ आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। आपका ये पांडुलिपि, अभिलेख, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो अब आपको ये पढ़ना है कि हम अब इसके इसके बारे में हमें ये पढ़ना है कि ये जो आपका अशोक स्तंभ है, ये आपको हर एक नोट में लगभग आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है। तो ये जो अशोक स्तंभ है, ये कौन स्थापित किया, ये इसकी स्थापना कब हुई, हाँ, तो आप इन सभी चीज के बारे में आप पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आइए। तो देखिए, इस इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चों की तस्वीर के साथ लगाइए। ठीक है। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसे में देखते हैं, ये जो शेर का जो स्तंभ है, हम लोग हर रुपए पैसे में देखते हैं। ठीक है। तो ये आपका है कि उनका एक लंबा इतिहास है। इसके पीछे की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, एक बहुत बड़ी कहानी है। उन्हें पत्थरों को काट कर मतलब बनाया गया था। ठीक है। ये जो आपका जो शेरों का जो स्तंभ है, ये पत्थरों को काट कर बनाया गया था और उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। और मैंने देखिए अभी पिछले अध्याय में क्लास 6 मतलब चैप्टर 6 में मैं आपको सारनाथ के बारे में सब कुछ पढ़ाई हूँ कि मतलब सारनाथ में क्या है। हाँ, बुद्ध जी ने पीपल के पेड़ के नीचे आपका वो मतलब अ, शिक्षा दी थी। तो ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है। तो आप अगर अभी आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके चैप्टर 6 को खोलिएगा, पढ़िएगा। ठीक है। और तो ही आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अशोक ने ये देखिए, अशोक के ऑर्डर पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्तीर्ण किए किए गए हैं। ठीक है। इसके पहले कि हम यह जाने कि इस अभिलेख में क्या है, क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, अशोक से देखिए, अशोक से आपका बहुत क्वेश्चन बनता है। पहले हम लोग इसको समझते हैं और फिर देखते हैं कि इससे आपका क्या क्वेश्चन बनता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उनकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। तो इसका मतलब ये है कि जो अशोक का जो साम्राज्य था, सबसे पहले ये पूछता है कि अशोक जो है आपके किस साम्राज्य से शासन करते थे। तो ये आपका होगा मौर्य। ठीक है। मौर्य साम्राज्य से आपका शासन करते थे और ये जो साम्राज्य था ये उनके उनके दादा का स्थापित किया हुआ था, जो कि उनके दादा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, जो कि 2300 साल पहले की थी। हाँ, इसकी स्थापना उन्होंने 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। कौन चंद्रगुप्त का सहायता किया था? चाणक्य और कौटिल्य ने। चाणक्य के कई विचार हम अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं, किताबों में मिलते हैं। ठीक है। ये आपका हो गया। अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे।
और उनमें से इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र बनी, उज्जैन और तक्षशिला बना। जैसे जैसे नगर प्रमुख थे, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग खुला। ठीक है, यहाँ से है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें इस साम्राज्य में इसमें जो साम्राज्य चल रहा था उसकी राजधानी क्या-क्या बनी? तो आपका पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला बना, ठीक है? अब आपका पहले हम लोग देख लेते हैं वंश। वंश क्या होता है? जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो वंश आगे चलती रहती है। सपोज़ कीजिए कि दादा, उनके परदादा, फिर उनके बेटे, फिर उनका बेटा, ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो फैमिली चलती रहती है, उसे हम लोग वंश कहते हैं, ठीक है? अब ये क्या है वंश? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है, ठीक है? तो मौर्य वंश में लगभग 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, एक के बाद एक, ठीक है? तो पहले कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनका बेटा बिंदुसार और फिर बिंदुसार का बेटा अशोक। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार सीटेट के एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है? कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्त किस साम्राज्य के थे? फिर वंश में कौन-कौन मतलब कि उनका साम्राज्य कौन-कौन से महत्वपूर्ण राजा हुए? तो आपका चंद्रगुप्त, उनके बेटे बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो अ, अब आपका यहाँ पर है, हाँ, यहाँ से हम लोग पढ़ रहे थे कि ये देखिए उज्जैन जो है ये उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था, लेकिन शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार भी रहा करते थे वहां पे, ठीक है? ये इतना आपका पूछ सकता है। हाँ, अब स्टेटमेंट बेस्ड आपका क्वेश्चन पूछता है। साम्राज्य के जो बहुत बड़े बड़े क्षेत्र थे उसमें किसानों और पशुपालक के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में वो जो था वो जंगल से भरा हुआ था, मतलब इतने ज़्यादा वहाँ पे जंगल थे, वहाँ फल-फूल का वो संग्रहण बहुत था और जानवरों का शिकार करके लोग जीविका चलाते थे, ठीक है? साम्राज्य के अलग-अलग इलाके में लोग भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोलते थे। वे लोग शायद अलग-अलग प्रकार का भोजन भी करते थे और अलग-अलग किस्म के पोशाक पहनते थे। तो ये हो गया आपका जो वहाँ के लोग करते थे। कहाँ के? उज्जैन के उत्तरी भारत से लेके दक्षिण भारत में रहने वाले लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पर है देखिए मौर्य साम्राज्य में ये बहुत सारे जो अभिलेख हैं ये वहां से प्राप्त हुए हैं, मतलब कि ये जो स्थल है वहां से प्राप्त हुए हैं, ठीक है? इस युग के प्रमुख स्थल इसमें से पूरे जो मतलब लाल लाल वो डॉट्स हैं सब में से क्वेश्चन नहीं आता है। देखिए आपका सारनाथ पूछ लेता है, लुम्बिनी पूछ लेता है, आपका पाटलिपुत्र पूछ लेता है, कौशाम्बी पूछ लेता है, तो आपका कुछ कुछ चीजें पूछ लेता है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। राज साम्राज्य से भी कैसे भिन्न है, ठीक है? मतलब राज्य जो था स्टेट और साम्राज्य से कैसे अलग है, कैसे भिन्न है, तो ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। देखिए साम्राज्य जो है राज्यों से बड़े होते हैं, राज्य छोटा होता है और साम्राज्य जो है वो बहुत बड़ा होता है। उनके रक्षा के लिए बड़ी बड़ी सेनाएं सेनाएं होती हैं और सम्राटों को राजाओं की तुलना ज्यादा संसाधन की आवश्यकता होती है। तो ये आपका होता है मतलब तरह के इस तरह से आपका ये भिन्न है, ठीक है? अब इसी कारण है कि हाँ, उन्हें बड़ी संख्याओं में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें से बस इतना ही, ठीक है? अब हम ये पढ़ लेते हैं कि साम्राज्य का प्रशासन, ठीक है? जो साम्राज्य बना था, मौर्य साम्राज्य बना था, अब उसका प्रशासन कैसे चलता था, ठीक है? अब यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन पूछता है कि मौर्य साम्राज्य कैसा था? चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था और ये सब आप इसको डिटेल में अपना पढ़िएगा। मैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो कि आपके जो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं उनको मैं अंडरलाइन कर दी हूँ, ठीक है? पाटलिपुत्र और इसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब ये क्या है, ठीक है? अब अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था और राजा के जासूस अधिकारी के क्रियाकलाप पर नजर रखते थे। हाँ, अब हम इसके ऊपर सम्राट जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखते थे। कौन? मौर्य साम्राज्य में। अब ये मौर्य साम्राज्य में और क्या क्या मतलब किस किस तरह का प्रशासन चलता था, ठीक है? देखिए मौर्य मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र और प्रांत थे, ठीक है? इन पर तक्षशिला और उज्जैन जैसी
प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र के इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा गया था, लेकिन अक्सर राजकुमारों को वहां के राज्यपाल मतलब गवर्नर बनाकर भेज देता था, मतलब उनका एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर कर देता था। ये आपका ये लोग करते थे, ठीक है। देखिए अब प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र था। मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण करने की कोशिश करते थे। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अंत में वहां जंगल वाले इलाके आते हैं। हाँ, और वहां के जो मौर्य पदा मतलब उस पद के जो मौर्य पद के अधिकारी हैं वो हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर देते थे। ये उम्मीद उनकी की जाती थी, ठीक है। वहां पे जो जंगल के जो लोग थे वो काफी हद तक स्वतंत्र थे। हाँ, और वो ये उम्मीद करते थे कि जो मौर्य साम्राज्य के जो लोग हैं वो जंगल में मतलब हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी वस्तुएं चीजें लाकर दें। तो ये चीज वो उम्मीद करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक शब्द आता है नजराना, ठीक है। बस इसका आपको इतना पढ़ना है कि इसका मतलब होता है कर। हाँ, कर लगाना, ठीक है। अब ये देखिए, अब आपका यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। इसमें आपको पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें आपको सिर्फ 3 लाइन है जो कि आपको नोट डाउन करना ही करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ये है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो आपका यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है कि आपका जो मेगास्थनीज है वो चंद्रगुप्त के दरबार में क्या था। तो ठीक है, वो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये आप प्लीज इसे नोट डाउन कीजिएगा। ये हर बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा है। हाँ, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपका ये हर बार एक क्वेश्चन इसमें से आता है, ठीक है। राजधानी में सम्राट कौन था? तो आपका मेगास्थनीज। अब आपका यहाँ पे थोड़ा सा बिहार के हाँ बारे में है, आप इसे पढ़ सकते हैं कि पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में, ठीक है। पाटलिपुत्र जो है आधुनिक पटना कैसा था? तो यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है, ठीक है। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं और 2 और 3 मंजिले वाले क्या है घर, लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए घर हैं। राजा का महल भी काठ से बना हुआ है। इसके पत्थर पर नकाशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यान और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है, ठीक है। इसमें से आपका इतने क्वेश्चन आता है। अब आपका यहाँ पे आया है देखिए, अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक जो है वो एक अनोखे सम्राट कैसे थे? अब देखिए यहाँ से आइए। देखिए, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, ठीक है। किस वंश के थे? मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे ऐसे पहले शासक थे जी जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता के अब तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी, ठीक है। वो एक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अपना संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए अभिलेखों का इस्तेमाल किया था। और अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में ही है। इसलिए अशोक का ये एक अनोखा सम्राट है। अब देखिए, अशोक एक कलिंग युद्ध, अशोक का कलिंग युद्ध। अब देखिए, कलिंग युद्ध के बारे में आपका क्वेश्चन आता है कि कलिंग युद्ध क्या है, कलिंग युद्ध कैसे हुआ। तो आपका ये चीज है। देखिए, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीनतम नाम है, ठीक है। ये जो कलिंग नाम है ये उड़ीसा का पुराना नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध में हाँ जनहित, हिंसा और खून खराबा देकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। और उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। मतलब खून खराबा से उन्हें एक जैसे घिन टाइप का आ गया, मतलब उनका एकदम मतलब आत्मा में उनको बहुत ही तृष्णा हो गई, बहुत ही दुख हुआ। इस वजह से वो ये फैसला कर लिए कि भविष्य में वो कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। कलिंग युद्ध का अब वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। तो अशोक ने कलिंग युद्ध में कैसे छोड़ा, क्या छोड़ा, तो ये आपका इस कहानी में पूरा है, ठीक है। अपने क्योंकि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए
जाते हैं, ठीक है। इसमें ब्राह्मण और हाँ श्रमण भी मारे जाते हैं, ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों से बहुत प्यार करते हैं, हाँ उनके मृतकों के लिए मैं दयावान होता हूँ, ठीक है। और वे भी युद्ध में मारे जाते हैं जो अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसीलिए इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है कि जब मैं धम्म पालन करने और हाँ और इसकी शिक्षा का निश्चय किया, हाँ तब मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत, उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें, ठीक है। तो अशोक इतना अच्छा था और अशोक तक ही शासन था। अशोक के बाद उनका वंश जो है वो लड़ाई नहीं लड़े। तो ये आपका हो गया। अब देखिए अशोक का धम्म क्या था। अशोक का धम्म क्या था। देखिए अशोक के धम्म से किसी देवता की पूजा या किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, हाँ यह उनका कर्तव्य था कि उनकी उनकी अपनी प्रजा को हाँ ये ऑर्डर मिले, निर्देश मिले कि वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए। ऐसी कई समस्याएं थी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और यहाँ पे है, अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं कि अशोक का धम्म क्या था, ठीक है। देखिए धम्म का मतलब होता है धर्म, ठीक है, धर्म होता है। तो अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा या किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, ठीक है। और यहाँ से बेसिकली ये क्वेश्चन पूछता है कि अशोक जो है वो किससे प्रेरित हुए थे, किससे उनको उपदेश मिली थी। तो वो भगवान बुद्ध जी हैं, ठीक है। वे बुद्ध के उपदेशों से बहुत प्रेरित थे, ठीक है। अब यहाँ पर है कि अलग अलग समस्याएं, अलग अलग धर्म को मानने वाले वहां पे लोग थे। और कई बार टकराव पैदा कर लेते थे, मतलब उनके में लड़ाइयाँ होती थी, ठीक है। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार करते थे। तो अशोक ने यह महसूस किया कि उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारी की नियुक्ति की। और जो कि और वो नियुक्ति इसलिए थी कि वो लोग जहाँ पे मार कर रहे हैं, क्रूर व्यवहार कर रहे हैं, तो वहां पे जाकर जगह जगह वो धम्म की शिक्षा दें। और उन्हें समझाएं कि धम्म क्या चीज है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। और अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे, ठीक है। और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी इसी कार्य हेतु श्रीलंका भेज दिया। तो श्रीलंका जाके उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह, मतलब कि ये सब है कि बेसिकली इसका सीधा सीधा ये अर्थ है कि उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उसके बाद वो बहुत ही अच्छा कार्य करना स्टार्ट करती है जिससे लोगों की हेल्प हो। और वो अपने बेटों और बेटियों को, दूध को, सबको वो इसी काम में लगा दिए कि मनुष्य और जानवरों की हर प्रकार से सहायता हो, ठीक है। यहाँ तक कि वो उनके लिए चिकित्सा की भी व्यवस्था कर दी। ये आपका यही है इस चैप्टर में। अब यहाँ पर है उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। इस मूर्ति को देखो, यह बिहार के रामपुरवा में मिला एक मौर्यकालीन स्तंभ है। यह मौर्यकालीन स्तंभ है जो कि बिहार के रामपुरवा में मिला था और अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, ठीक है। ये चीज है। अब ये यहाँ पर है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अपने अपने प्रजा के लिए अशोक का क्या संदेश है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है। ये देखिए आपके सामने है, आप इसे स्टोरी के रूप में पढ़िएगा। इसमें से कहानी, इसमें से जैसे जो क्वेश्चन है वो कभी नहीं पूछता। अगर क्वेश्चन आता भी तो भी आप कर लेंगे कि उन्हें अपने युद्ध पर पछतावा हुआ, वो क्या काम स्टार्ट कर दिए, उन्हें किससे संदेश मिला, वो किसके संदेश से प्रेरित हुए। तो ये सारा चीज आप अगर स्टोरी के रूप में भी आप अगर पढ़ेंगे तो आप इसका क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं ब्राह्मी लिपि, ठीक है। आधुनिक भारत का की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई थी, ठीक है। तो पहले की जितनी भी लिपियां थी, वो आधुनिक काल में वो ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई है, ठीक है। और ये आपके सामने ये जो अ अक्षर है, ये अलग अलग भाषाओं में लिपियों में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये सारा कुछ अ ही बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ए देखिए अ हम लोग इस टाइप से बनाते हैं, लेकिन और सब देखिए
आरंभिक आरंभिक में ऐसा था, देवनागरी, हिंदी, बांग्ला, हाँ, मलयालम और तमिल, ठीक है? तो ये सारे ही हैं और ये सारे जो है अलग-अलग भाषाओं के लिपियों में हम देख सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका उपयोगी शब्द है, ये आपका ये देखिए यहाँ पे कुछ तिथियाँ हैं कि मौर्य साम्राज्य का शुरुआत 2300 साल पहले हुआ था, 2300 साल पहले हुआ था, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, तो आई होप आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।